हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना मॉडल पेपर। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो बोर्ड परीक्षा होगी आपकी, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, बहुत ही बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप पेपर में बिना मॉडल पेपर को किए हुए गए हो, आपने सॉल्यूशन नहीं किया किसी भी 1 2 3 4 पेपर का, तो बहुत मुश्किल होगी वहाँ पर क्वेश्चन को समझने में और उसको हल करने में। तो मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पेपर में जाने से पहले कम से कम 10 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन ज़रूर करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर के सॉल्यूशन करा दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सब मॉडल पेपर को घर पर बैठकर सॉल्व करेंगे और वीडियो को देखेंगे। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से पेपर होगा, देखिए। ये मत सोचना कि सर तो पेपर बता रहे हैं बोर्ड का, नहीं, ये केवल एक मॉडल पेपर है। इसके जैसा आपको बोर्ड का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, पूरा बैठकर घर पर 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्व ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। क्या होंगी यहाँ पर? ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इस तरह से आपको खंड आ मिलेगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होते हैं बहुविकल्प के? 20, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, आपके पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 20। इसमें पहला पार्ट जो होता है उपखंड क, ये किससे रिलेटेड होगा? ये उपखंड ख जो रिलेटेड होगा ये फिजिक्स से होगा। किससे होगा? फिजिक्स से। तो यहाँ पर फिजिक्स के आपको 7 MCQs देखने को मिलेंगे। कितने? 7 MCQs। चलिए देखते हैं, इनमें सोल्व करते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये वाला वीडियो में देख लेना आप, प्रकाश वाली चैप्टर में। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f कितना बताया है पहले क्वेश्चन में? देखिए f कितना है, f दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। कहीं और बनाता हूँ, रुकिए। देखिए f कितना दिया है, f इक्वल्स टू दिया है 15 सेंटीमीटर। उसने पूछा है वक्रता त्रिज्या r कितनी होगी। क्या फॉर्मूला होता है? f इक्वल्स टू r/2, या r इक्वल्स टू कितना होता है? 2f। कितना होता है? 2f। तो r इक्वल्स टू 2f की वैल्यू कितनी है? 15। तो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा। तो सीधे वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। उल्टा बनता है, लेकिन कैसा दिखाई देता है आपको? सीधा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। उल्टा बनता है लेकिन दिखाई कैसा देगा आपको? सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। ये भी क्वेश्चन कराया था वहाँ पर। किस रंग का होता है? बैंगनी। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है लाल रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक टेस्ला बराबर होता है, आपको बताना है एक टेस्ला किसके बराबर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर से है। ठीक है, तो टेस्ला जो होता है वो किसका मात्रक होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है कौन? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा क्या? टेस्ला। टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं? हम टेस्ला को 3 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। एक टेस्ला, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
क्या होगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि टेस्ला किसके बराबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ पर होता है, विद्युत जनित्र, इसको जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ होता है, तो क्या होगा, जो आर्मेचर होगी कुंडली, उसके अंदर क्या होती है, उत्पन्न, कौन, चुंबकीय प्रेरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जो विद्युत शक्ति है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति, और इसका मात्रक या तो जूल पर सेकंड या दूसरा क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। तो सही आंसर क्या होगा, वाट। 7, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। आपको बताना है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का फ्लेमिंग का कौन सा नियम है, बाएं हाथ का नियम है या दाएं हाथ का नियम है। तो क्या होगा, फ्लेमिंग, ओम का नियम तो नहीं है, फ्लेमिंग का कौन सा होगा, दाएं हाथ का नियम। कौन सा होगा, दाएं हाथ का नियम। क्या कहता है ये नियम, कि यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगली को एक दूसरे के क्या कर ले, लंबवत, यदि अंगूठा चालक की दिशा में हो, अंगूठा किसकी दिशा में हो, चालक की दिशा में, और पहले वाली उंगली जिसको तर्जनी बोलते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है, मध्यमा, कौन सी, मिडिल फिंगर, वो क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। चलिए अब यहाँ पर हमारा ये खंड कै समाप्त होता है। अब हमारा आएगा उपखंड कै समाप्त होता है। अब चलेगा उपखंड ख, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये है आपका उपखंड ख, इसमें आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, 6 या 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको बताना है इसमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। देखिए, ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण, और ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा, ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो। क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो बताइए कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको एक ही रिएक्शन दिख रही है जो तीनों से क्या है, अलग है। देखिए, इसमें माइनस में ऊर्जा मिल रही है, इसमें भी माइनस में, इसमें भी माइनस में। तो आंसर आप थोड़ा ट्रिक से भी लगा सकते हैं, यही होगा, यही सबसे अलग है, तो यही होगा। ये सारी की सारी क्या होगी, उसमें ऊष्मा ली गई है अभिक्रिया में, तो ये ऊष्मा शोषी होगा। क्या होगा, ऊष्मा शोषी। और पहले वाली क्या होगी आपके पास, ऊष्मा क्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी विलयन की पीएच किसकी माप होती है, पीएच, पीएच की फुल फॉर्म होती है क्या, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या पावर बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन की पोटेंशियल। तो ये क्या बताएगी, देखिए, तो यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन सांद्रता, या दोनों, बताइए। तो क्या होगा, किसकी सांद्रता बताएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी एल्कीन का सूत्र है, देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का है आपके पास, किसका है, एल्केन, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। दो कम कर दीजिए, एल्काइन का। किसका पूछा है, देख लीजिए, एल्कीन का। तो एल्कीन का होगा CnH2n, यानी कि N 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा, यानी कि डबल का डिफरेंस आ रहा होगा। इसमें डबल है, नहीं है, इसमें डबल है, नहीं है, 4 8, इसमें डबल है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ये भी नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, बताना है आपको, व्यंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, नाम होता है इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, या आप लिख सकते हैं CaOCl2। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये आपका धावन सोडा का है, किसका, धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु है, आपको इनमें से बताना है कौन सी अधातु होगी।
ठीक है, देखिए अधातु बतानी है कौन सी होगी। अधातु है, इसमें से आपको बतानी है अधातु कौन सी होगी। पोटेशियम क्या होती है, धातु, तो पोटेशियम तो नहीं होगा। आयरन, ये क्या है, Fe। ये देखिए पहले ए, अच्छा ये ऑप्शन डी है, ये थोड़ा लिखने में गलती होगी, ये ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन नंबर सी है Al, ऑप्शन नंबर डी है Na। तो Na भी आपकी धातु होती है, ये भी नहीं होगी, एल्यूमिनियम भी नहीं होगी, तो क्या होगा आंसर, फ्लोरीन, एफ क्या है, फ्लोरीन। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल, नल मतलब एल, एल की आवाज़ आ रही है ना, एल क्या है, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए। तो प्रोपेनल, एल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को लिखते हैं CHO, तो जिसमें CHO आएगा ये रहा CHO, ये क्या है, प्रोपेनल। ये क्या है, ओल, OH क्या है, ओल। CO क्या है, कीटोन यानी कि ओन, और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर केमिस्ट्री का देखते हैं। अब यहाँ से उपखंड ग स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। देखिए जो आपका ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, जो आपका रक्त होता है, ब्लड या रुधिर, दो पार्ट में पाया जाता है, एक प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक पाया जाता है आपका कणिकाएं, जिसको कार्प्यूस्कल्स बोलते हैं, कणिकाएं या कार्प्यूस्कल्स। तो प्लाज्मा कितना होता है, 55 से 60%, और इसमें भी 90% भाग इसका पानी होता है। और ये कितना होता है, 40 से 45% क्या होती हैं, कणिकाएं। इन कणिकाएं में आती हैं RBC, WBC, और क्या आती है, प्लेटलेट्स, क्या आती हैं, प्लेटलेट्स। तो कितना होगा प्लाज्मा, 55 से 60%, तो कितना आंसर होगा इसका, 60%। कितना होगा, 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से फाइटो हार्मोन कौन सा है। आपको बताना है फाइटो हार्मोन कौन सा है। तो फाइटो वर्ड का मीनिंग होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट से, किससे होता है, प्लांट से। तो यहाँ पूछा है प्लांट के अंदर जो पाए जाने वाले हार्मोन हैं वो कौन से होते हैं। तो फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधों को एक निश्चित आकार देंगे, उसके साथ बीज का विकास करेंगे, पुष्प का समय बढ़ाएंगे, फूलों के जो लिंग है, पत्तियाँ और बुढ़ापे के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें ऑक्सिन भी आपका फाइटो हार्मोन है, जिब्रेलिन भी फाइटो हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी फाइटो हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है। देखिए हार्ट हमारा मनुष्य का 4 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निलय, क्या बोलते हैं, निलय। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सा होगा, राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है, बाएं अलिंद में। देखिए यहाँ से आएगा, एंटर करेगा, इसके बाद यहाँ चेंज कर देता हूँ पेन, यहाँ से एंटर करेगा ब्लड, इस तरह से घूमकर पीछे से जाएगा फेफड़ों के थ्रू, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि सबसे पहले किसमें आएगा, बाएं अलिंद में। किसमें आएगा, बाएं अलिंद में। किसमें आएगा, बाएं अलिंद में। और बाहर कहाँ से निकल जाता है, बाएं नीले से। कहाँ से निकल जाएगा, बाएं नीले से। चलिए ये डायग्राम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पुष्प में कितने भाग होते हैं, बताना है पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो प्रत्येक पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। कितने भाग होते हैं, 4। अब पूछोगे कौन कौन से होते हैं पुष्प के भाग, तो एक तो होता है कैल्किस, क्या होता है, कैल्किस। दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जायांग। क्या होता है, जायांग। कितने भाग होते हैं, 4। ठीक है, रिमेंबर रखना है आपको चारों को। ये 4 भाग होते हैं किसके, पुष्प के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है। जाइगोट में बताना है कि कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जाइगोट होता क्या है, सबसे पहले जो स्पर्म होता है, क्या है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, वो मिलते हैं किससे, ओवम से। किससे मिलते हैं, ओवम से। दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। क्या होता है, निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, यहाँ पर एक जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट। ये एक कोशिका बनती है इसकी। कितनी कोशिका, एक कोशिका, जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं स्पर्म के और आधे गुणसूत्र किसके होते हैं, जाइगोट के। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर इसमें स्पर्म में बताया था 22 + X और इसमें 22 + X, तो ये आधे आधे किस में चले जाएंगे, जाइगोट में। और यहाँ पर टोटल 46 ही बनते हैं, लेकिन आधे किससे आएंगे, स्पर्म से, और आधे किससे आएंगे, ओवम से। आधे स्पर्म से और आधे ओवम से, ठीक है। चलिए बताइए, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ दिख रहा है X इससे, X इससे, कितना बन जाएगा, 2X। कितना हो जाएगा, 2X। कितना हो जाएगा, 2X, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी आपको। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, देखिए, जाइलम मतलब क्या होगा, जल से। कहाँ से, जाइलम कहाँ से जाता है, जल से। तो किसका वहन करता है जाइलम, जल का। अगर फ्लोएम पूछा जाता तो किसका करता है, खाद्य पदार्थों का। तो जल का कौन करता है, जाइलम, और खाद्य पदार्थों का कौन करता है, फ्लोएम। क्या करता है, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए पाया जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में या केंद्रिका में या केंद्रक द्रव्य में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। इस तरह से आपकी सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपके क्या, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, किसके, ऑब्जेक्टिव के। तो यहाँ से आपका वेटेज हो गया कितना, 20। कितना हो गया, 20। 70 का पेपर होता है। अब बचे कितने, कितने बचे हैं अब, 50। 50 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट होंगे 4-4 नंबर के और लॉन्ग होंगे, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन, देखिए, देखिए ये है 4-4 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खंड ब, इसमें उपखंड क्या है, ये क, उपखंड का। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश। देखना कितने आसान क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। आप अगर थोड़ा सा भी आपको पता है, आप कितने आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से कहाँ जा रहा है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है, प्रवेश। यानी कि अपवर्तनांक कितना दिया है वायु का कांच के सापेक्ष, कितना दिया है, 1.5। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, Vg निकालना है, कितनी है। और निर्वात में प्रकाश की चाल C दे रखा है, कितना होता है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसका अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखिए n कितना, n दिया है 1.5 = 3 × 10⁸, निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में Vg। तो आपको Vg निकालना है। 1.5 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इतने से क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 4 ओम, 12 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अधिकतम और निम्नतम,
प्रतिरोध क्या हो सके, प्राप्त हो सके। देखिए क्वेश्चन में दिया है 4 ओम, R1 दिया है, R1 कितना 4 ओम, R2 दिया है 8 ओम, R3 दिया है 12 ओम, R4 दिया है 24 ओम। पहला, अधिकतम कब होगा प्रतिरोध, जब प्रतिरोध किस में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध कैसा होता है, अधिकतम। तो क्या होगा, R इक्वल्स टू, डायरेक्ट जोड़ देंगे, आसान बिल्कुल, पहली दूसरी का बच्चा कर सकता है अगर उसको दे दी जाए ये कैलकुलेशन। तो क्या होगा, 4 8 12 24, 12 8 और 4 12 12 24 24 48, कितना आ गया 48 ओम। बताइए कितना आसान, 2 नंबर पक्के। अब 2 नंबर कहाँ हो जाएंगे, निम्नतम में। निम्नतम में आप क्या करेंगे, तो पहले का आंसर आ गया इसका 48 ओम। दूसरा देखिए निम्नतम में कैसे करेंगे आप। सेकंड है न्यूनतम। न्यूनतम के लिए आप जोड़ेंगे किसमें, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, कैसे होगा देखिए, क्या होगा, फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो 1/r इक्वल्स टू 1/4, R1 है 4, R2 है 8, R3 है 12, R4 है 24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 12 24, 4 6 24, 6 से 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो कितना बनाइए देखिए, 1/r की वैल्यू आ गई 6 और 3 9, 2 11 1 12 बटे 24। यहाँ पर आप छोड़ आते हो काट कर इसको 1 2, लेकिन आपको r निकालना है ना कि 1/r। तो कितना होगा 2, कितना होगा 2 ओम। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 2 ओम। कितना होगा, 2 ओम इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लेंगे पढ़ने में तो 90+ का जो हमारा टारगेट है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे बिना कुछ करे 90+ नंबर ले आए, नहीं, आपको मेहनत तो करनी होगी। ठीक है, नहीं करोगे आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, आप बर्बाद करें उसे या आबाद करें वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें चॉइस है, एक है चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यह किस प्रकार उत्पन्न होता है, और दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा ये रहा, सॉरी इसमें चॉइस नहीं है, इसके बाद वाले में चॉइस है। तो तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक तार लें, कोई भी चालक लें, क्या लें, चालक। देखिए अगर आप कोई भी एक चालक लें, उस चालक में धारा प्रवाहित कराएं, क्या प्रवाहित कराएं, धारा, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है और लिखना है। किस तरह से उत्पन्न होता है, परिवर्ती धारा प्रवाहित करने पर। कैसी धारा, धारा प्रवाहित करने पर यह क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश किसका, विभिन्न रंगों का क्या होता है, मिश्रण। या दूसरा है, इसमें दूसरा पार्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब एक वस्तु है। पहले मैं दूसरा कराता हूँ आपको, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। कितना करने होंगे, एक, इन दोनों में से। ठीक है, पहले मैं दूसरा पार्ट कराता हूँ इसका। 7 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब यानी कि वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, एक आई होता है एक ओ, तो ये है ओ, ऑब्जेक्ट। कितना है, 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दी है 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा दर्पण दिया है, अवतल। कौन सा है, अवतल दर्पण की बात की है। कौन सी बात, अवतल दर्पण। तो हमें पता लग जाना चाहिए
कि अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ सबके सब कैसे होते हैं माइनस के, तो एफ कैसा होगा माइनस, कैसा होगा माइनस। अवतल दर्पण के लिए तीनों चीज़ें क्या होती है माइनस। सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, रखी है कितने पर -27 सेंटीमीटर पर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, तो V निकालना है आपको, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और इसका साइज और प्रकृति भी निकालनी है। देखिए फॉर्मूला है दर्पण के लिए क्या, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है -18, 1/v कितना है निकालना है, प्लस माइनस हो जाएगा 1/u कितना है 27। ठीक है, अब आपको सोल्व करना नहीं आता तो बताइए कैसे करेंगे आप। तो ये आ गया -1/18, इसको इधर लाए प्लस 1/27 = 1/v। तो 1/v कितना आ गया आपके पास, 27 दूनी 54, इसका एलसीएम 18 तिया 54, 27 दूनी 54। तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/54, और v की वैल्यू कितनी आ गई 54 माइनस में सेंटीमीटर। तो v कितना आया आपके पास -54 सेंटीमीटर इसका आंसर। अभी आपको पूरा नहीं हुआ आंसर, अभी पूरा करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = -v/u या I/o। तो ये दोनों ले लेंगे, -v/u की वैल्यू कितनी होती है I/o। तेज़ी से इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा, बहुत बड़ा पेपर होता है, वही वीडियो 1-2 घंटे से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो -v/u = I/o। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो नहीं समझ आएगा आपको। तो -v कितना है -54, u कितना है देखिए ऊपर, u कितना दिया है u -27 = I निकालना है प्रतिबिंब का आकार, और o कितना दिया है 7। देखिए o कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो करिए, माइनस से माइनस कट गया, 27 से 2 बार 54, ये 7 दूनी 14। आई की वैल्यू कितनी आ गई -14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितने आकार का बनेगा -14 सेंटीमीटर के आकार का बनेगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सोल्व हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देख लेना आप। दूसरा क्या है, आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का क्या होता है मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए समझा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। देखिए यह है क्वेश्चन, आवश्यक किरण आरेख खींचकर बताइए कि प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को इससे गुजारा। जैसे ही आप श्वेत प्रकाश को इससे गुजारेंगे तो ये 7 कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस पट्टी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब आपने क्या किया, इसके मार्ग में, इन किरणों के मार्ग में एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। एक आप उल्टे प्रिज्म को लेकर आए और इसके मार्ग में आपने रख दिया। तो जब ये 7 कलर, ये स्पेक्ट्रम इसमें से पार हुआ तो दोबारा से कौन सा प्रकाश बन गया, श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश बन गया, श्वेत प्रकाश। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 कलर का मिश्रण है। 7 कलर का क्या है, मिश्रण। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में। क्या सर इतना ही लिखना पड़ेगा? नहीं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा कम लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। खाली डायग्राम से आपको नंबर 6 के 6 नहीं मिल सकते, कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ लिखोगे तभी जाकर आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, तो लिखना तो पड़ेगा। ये मत सोचना कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो ज़रूर। ठीक है, तो 6 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, इस प्रयोग से पहले प्रिज्म द्वारा अलग अलग किए गए रंगों को दूसरे प्रिज्म ने पुनः जोड़ दिया, जिससे श्वेत प्रकाश बन गया। यदि प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों तथा दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश नहीं निकलता बल्कि और रंग निकलता। अगर ये यदि प्रिज्म प्रकाश को रंगता तो क्या निकलता, दूसरा प्रकाश निकलता। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को केवल अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। प्रिज्म के अंदर कोई जादुई ताकत नहीं होती कि उसने अपने अंदर से रंग निकाल दिए, नहीं। वो रंग किसके पास होते हैं,
श्वेत प्रकाश के। किसके पास होते हैं? श्वेत प्रकाश के। तो इस तरह से आपकी फिजिक्स का पोर्शन समाप्त होता है इस मॉडल पेपर में। फिजिक्स कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई आपकी फिजिक्स कंप्लीट। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आएंगे, 4-4 नंबर में और 6-6 नंबर में। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी बहुत अच्छे से। तो पहला देखिए, मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर 5 का ए। इसका पहला देखिए C2C H और इस C के साथ क्या जुड़ा है? CH। क्या जुड़ा है? CH। इसका आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है, बताइए। सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे और उधर से कार्बन की काउंटिंग करेंगे जिधर से क्या हो, कोई क्रियात्मक समूह आए, डबल ट्रिपल बॉन्ड आए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। कैसे बॉन्ड है? ट्रिपल। देखिए, तो क्या करते हैं आप? गिनती करिए। तो कार्बन की गिनती कहाँ से करेंगे आप? देखिए 1 2 3। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड किस पर आ रहा है? 1 पर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? 1। क्या लिखेंगे? 1। अब देखना कितने कार्बन है? 3 है। 1 2 3। 3 पर क्या आता है? मैथ एथ प्रोप। तो क्या लिखेंगे? प्रोप। क्या लिख दिया हमने? प्रोप। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है। कौन सा बॉन्ड आया है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या आएगा? आइन। तो क्या आएगा? 1 प्रोपाइन या प्रोपाइन। हिंदी में आप लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन या प्रोपाइन। तो इस तरह से आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा ये है, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है दूसरा? चलो यही बता देता हूँ आपको। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। और कौन सा समूह जुड़ा है? CHO। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। तो इसमें लास्ट में एल आएगा। क्या आएगा? एल। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो क्या आएगा इसका आंसर? ब्यूट प्लस एल। क्या? तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सारे, एन भी आएगा, ब्यूट एन प्लस क्या आएगा? एल। तो क्या आंसर होगा? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल। तो IUPAC नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेनल। ठीक है, इस तरह से आप IUPAC नाम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको देखिए नाम दिए हैं, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। नियोपेंटेन और द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इनके आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला बनाना है आपको नियोपेंटेन। किसका बनाना है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। इसका आपको क्या बनाना है? IUPAC नेम। तो कैसे बनेगा नियोपेंटेन का? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, देखिए 4 तक 5 पर क्या आएगा? कार्बन। तो पेंट का मतलब 5। तो इसमें क्या आएंगे? C C C C C। इस तरह से नियोपेंटेन की संरचना बनेगी। CH3 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 और क्या? CH3। नियोपेंटेन का दूसरा नाम क्या होता है? डाई मैथिल प्रोपेन। क्या होता है? डाइल मैथिल प्रोपेन। 2 पर डाई लिख सकते हैं हम। 2 डाइल 2 डाई मैथाइल प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। दूसरा यहाँ पर दिया है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, यानी कि ब्यूटिल जो एल्कोहल आएगा वो 2 पर आएगा। कितने पर? 2 पर। तो यहाँ पर C C C कितने? C। ब्यूटिल मैथ एथ प्रोप ब्यूट। कितने कार्बन लिख दिए हमने? 4। इस पर आएगा OH। क्या आएगा? OH। बस अब आपको पूरे करनी है इनकी संयोजकता। CH3 CH CH2 और CH3। ये किसका है? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का। कहाँ से पकड़ेंगे? ब्यूटिल से। कितने कार्बन आएंगे? 4।
द्वितीयक का मतलब 2 पर आएगा क्या, एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 रासायनिक गुण लिखने हैं और दोनों के क्या लिखने हैं, समीकरण। किसके, एथेनोइक अम्ल के। सबसे पहले आपको एथेनोइक अम्ल पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो इसके रासायनिक गुण आपको लिखने हैं। पहला रासायनिक गुण आप लिख सकते हैं सोडियम से। किससे, सोडियम से। अगर आप CH3COOH एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे, किससे कराएंगे, सोडियम से, तो सोडियम एथोनेट बनता है CH3COONA और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका नाम होता है सोडियम, क्या, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट। और दूसरी इसका रासायनिक गुण आप लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ी हुई भी है, एथेनॉल से, जिसको एस्टरीकरण बोलते हैं। एथेनॉल से क्या होती है, एथेनॉल से CH3COOH की अभिक्रिया आप कराएंगे एथिल अल्कोहल से C2H5OH। तो यहाँ क्या होगा, OH और H पानी बना लेगा और यहाँ पर बनता है सोडियम एथोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम नहीं, एथिल CH3COO C2H5 और पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। इसको एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो इस तरह से आप एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिख सकते हैं। नंबर बी, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है केवल। बेकिंग सोडा से धावन सोडा और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा देखते हैं। पहले हमें प्राप्त करना है पहला, बेकिंग सोडा से धावन सोडा। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो नहीं कर सकते आप। बेकिंग सोडा से क्या निकालना, क्या बनाना है, धावन सोडा। सर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का, ये तो हमें याद ही नहीं है। याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़कर आ जाना, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेकिंग सोडा से क्या बनाना है, धावन सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगी, जल। क्या बनेगा, जल। अब आपने जो निर्जल बनाया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी अभिक्रिया कर देंगे 10 जल के अणुओं के साथ, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू क्या बनेगा, 10H2O। इसी को बोलते हैं हम धावन सोडा। क्या बोलते हैं, धावन सोडा। क्या बोलते हैं, धावन सोडा। दूसरा था हमारे पास, क्या था दूसरा, देख लेते हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP आप कैसे बनाएंगे। जिप्सम से POP आपको बनाना है। देखिए, जिप्सम से POP बनाने के लिए क्या करेंगे, जिप्सम का सूत्र याद होना चाहिए। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, CaSO4 इंटू 2H2। किसका सूत्र है ये, जिप्सम का। जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर, तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू ½ H2O और प्लस 3/2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। कितने बाहर निकल जाते हैं, 3/2, और ये कहलाता है POP। तो आपके पास ये क्या है, POP। क्या है ये, POP। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर जल के आधे अणु का क्या मतलब है।
तो अगर कैल्शियम सल्फेट के 4 अणु हैं तो जल के कितने होंगे 2। अगर इसके 8 हैं तो इसके कितने होंगे 4। तो कैल्शियम सल्फेट के कंपेयर में जल के अणु कितने होते हैं आधे। आधा कोई अणु नहीं होता, लेकिन किसके बात करते हैं CaSO4 की कंपेयर में कितने होते हैं इसके आधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए इस पर शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे C6H12, C2H4, C3H8, CH4, ये सब क्या हैं आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक क्या असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस पर और असंतृप्त पर दोनों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो मैं बता देता हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, ये एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एल्केन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। इनको तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन। तो ये सब आपको लिखना है। इसके एग्जाम्पल आप दिखा देना। क्या, पहले 1 रखेंगे तो CH4, 2 रखेंगे तो C2H6, 3 रखेंगे C3H8। तो ये इतना आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना है। असंतृप्त में लिखना कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड। इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो द्विबंध वाले और एक त्रिबंध वाले। त्रिबंध वाले, द्विबंध वाले को बोलते हैं एल्कीन और त्रिबंध वाले को बोलते हैं एल्काइन। सभी चीज़ें आपकी उंगलियों पर होंगी, बिल्कुल जो आप चाहेंगे, जो मन में आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मन में आएगा तुरंत लिख दोगे, तभी जाकर किसी चीज़ का फ़ायदा है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि द्विबंध वाले सर इनमें डबल बॉन्ड होगा, त्रिबंध वाले इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। बस आपको लिखना है अब तो। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n, इसमें से 2 और कम कर दीजिए, CnH2n-2। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करना था या फिर आपको ये दोनों करने हैं। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 गुण तथा 2 उपयोग लिखने हैं। POP का 1 गुण लिखना है और 2 क्या लिखने हैं, उपयोग। तो बहुत आसान है, POP के गुण या उपयोग। कौन सा गुण पूछा है, कहाँ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 गुण तथा 2 अनुप्रयोग। तो 1 गुण लिखना है और 2 अनुप्रयोग। तो 2 अनुप्रयोग में क्या लिखेंगे, टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में और खिलौने वगैरह बनाने में, खिलौने, स्टैचू, सजावटी सामान आदि बनाने में। और कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लिख देना। क्या लिख देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसमें पूछा है, अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो अम्ल वे पदार्थ जो आपको यहाँ लिखना है, क्या, अम्ल के बारे में, यहाँ पर बताना है क्षार के बारे में। वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और जिनका स्वाद कड़वा होता है, क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। अब ये जलीय विलयन में H आयन देंगे, ये जलीय विलयन में OH आयन देंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लेना HCl, HNO3। इसका एग्जाम्पल लिख लेना NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, एटसेट्रा। ठीक है, ये लिखना। और दूसरा पूछा है इसमें, दैनिक जीवन में pH के 2 अनुप्रयोग। तो pH के 2 अनुप्रयोग दैनिक जीवन में क्या होंगे। देखिए, पहला तो लिख देना टीथ डिके, यानी कि दंत क्षय। क्या लिख लेना, दंत क्षय। इसके बारे में बता देना कैसे कैसे दंत क्षय होता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं किस तरह से आपके मुंह के अंदर एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दांत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और दूसरा पेड़ पौधे बता देना, ये भी मैंने आपको
बताया हुआ है, पेड़ पौधे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे किसके बारे में, दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग 2। चलिए, यहाँ आपकी क्या केमिस्ट्री भी समाप्त हुई, केमिस्ट्री भी क्या हुई, समाप्त। अब चलेगा आपका क्या, खत्म। अब चलेगी आपके क्वेश्चन बायो के। किसके क्वेश्चन, बायो के। चलिए देखते हैं बायो के क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर। पोषण क्या है, उचित उदाहरण सहित स्वपोषी तथा विषम पोषी पोषण को समझाइए, आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना है, पोषण। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशन। देखिए मैंने यहाँ को दिखाया हुआ है, ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ठीक है, जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। देखिए, पोषण, पोषण क्या है, एक जीवधारी द्वारा पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा जल को ग्रहण करना तथा इनको उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। क्या कहलाती है, पोषण। आपके शरीर के अंदर, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जिन मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब क्या कहलाते हैं, पोषण। क्या कहलाते हैं, पोषक। ठीक है, तो अब पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। एक स्वपोषी जिसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा परपोषी। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे, ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हरे पेड़ पौधे। ये मत सोचना कि जैसा इसमें लिखा है हूबहू आपको लिखना है, नहीं। जो आपकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जितनी सरल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्निकल टर्म लिखी होनी चाहिए। क्या है कि जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव, और ऐसा पोषण कहलाता है स्वपोषण। जैसे हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से सूर्य के प्रकाश की सहायता से करते हैं। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो हमें सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होता है कि जो पेड़ हो गए, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की पत्ती है, क्या है, पत्ती। अब क्या होगा कि जो ये पत्ती है ये कांटेक्ट में है वायुमंडल के, तो जो ये पेड़ है वायुमंडल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे जड़ है, हमने इसको पानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पानी। तो ये पानी लेगा कहाँ से, जड़ से, पानी लेगा जड़ से, और सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा। क्या बनाता है, देखिए क्या बनाएगा, ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, क्या है, ग्लूकोज, जल, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन भी मिलेगी उसको, और क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही क्या है, खाद्य पदार्थ या भोजन, खाद्य पदार्थ। तो आप देखेंगे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऐसा पोषण कहलाता है स्वपोषी पोषण। क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। इसके विपरीत अगर हम हैं, क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं बनाते सर, हम अपना भोजन नहीं बनाते। हम डिपेंड हैं किस पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर हम डिपेंड हैं। तो इस पोषण की इस विधि में जीवधारी स्वपोषी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी या परपोषी। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3। देखना तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों प्रकार क्या हैं, इंपॉर्टेंट। कैसा, देखिए, सबसे पहला होता है मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, देखिए, पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह है वो सड़ गया है,
तो उससे प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं मृतोपजीवी जीव, या ऐसा पोषण कहलाता है मृतोपजीवी पोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी के शरीर से बिना इसे मारे प्राप्त करते हैं। इस वाले कंडीशन में तो उसको मार देते हैं या मर जाता है वो, और इस वाले कंडीशन में क्या होता है, बिना मारे धीरे धीरे, जैसे लकड़ी से दीमक क्या होती है, बिना मारे धीरे धीरे उससे भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और तीसरा होता है पूर्ण जंतुमय पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हमारे पास होता है न्यूट्रिशन। क्या है, पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन करने के पश्चात शरीर कोशिकाओं द्वारा क्या करती है, अवशोषित करते हैं। मतलब हमने जो खाया है उसको खाने के बाद क्या करते हैं, उसको खाने के बाद जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की, वो उनको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो आप देखोगे दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी में जो ऐसा पोषण जिसमें अपना खाना वो खुद बनाएंगे, जैसे हरे पेड़ पौधे, क्या कहलाता है, स्वपोषी। और जिसमें हम स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं वो कहलाती है परपोषी पोषण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा, ये वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है और प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ये बताना है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया एक स्वायत्त, स्वचालित तथा यांत्रिक अनुक्रिया है जो बिना जंतु की इच्छा के विशिष्ट ग्राही पर कार्य करने वाले उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया स्वरूप होती है। टहलना ऐच्छिक प्रक्रिया है जो जानबूझकर की जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु टहलने की क्रिया में भाग लेते हैं। समझिए इसको क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐच्छिक क्रिया नहीं होती, अनैच्छिक होती है। प्रतिवर्ती का मतलब, जैसे मैंने आपकी आँख की तरफ कोई वस्तु, एकदम किसी वस्तु को मारा, आपकी आँख स्वतः ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हृदय, जो आपका हार्ट है, वो धड़कता है। ये सब अनैच्छिक है। क्या आप इन पर अपनी इच्छा से इनको चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ये स्वायत्त होती है, अपने आप काम करती है, स्वचालित, अपने आप चालित होती हैं। अगर मैं कहूँ कि आपसे, आपका जब मन चाहे भोजन जो आपने खाया है उसको पचाइए, जब मन चाहे नहीं पचाइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो सब क्या है, अनैच्छिक। आपकी इच्छा उस पर निर्भर नहीं करती। लेकिन आपको अपनी कोहनी हिलानी है, आपको अपना पैर घुमाना है, आपको अपना पैर चलाना है, आपको टहलना है, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक। ये जानबूझकर की जाती है। मतलब दोनों में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक है और टहलना क्या है, ऐच्छिक है। टहलना क्या है, ऐच्छिक है। उसके बाद मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में क्या भूमिका होती है। तो मस्तिष्क की भूमिका बतानी है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या भूमिका होती है? प्रतिवर्ती क्रिया में केवल रीढ़ रज्जु भाग लेता है, ये इम्पोर्टेंट है। और केवल प्रतिवर्ती क्रिया होने की सूचना मस्तिष्क तक जाती है। और जबकि टहलना में क्या होता है, मस्तिष्क भी भाग लेता है और रीढ़ रज्जु भी। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में कौन भाग लेता है? केवल रीढ़ रज्जु। कौन भाग लेता है? केवल रीढ़ रज्जु भाग लेता है प्रतिवर्ती क्रिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, आप उसको देख सकते हैं। मैंने समझाया हुआ है उसमें कि कैसे कैसे हाँ ये निर्धारित होता है कि कोई जो बच्चा जन्म लेगा वो पुरुष होगा या महिला होगी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना आप। मनुष्य में लिंग निर्धारण, देखिए अगर एक चिंटू की बात करते हैं, मेल है एक और एक फीमेल है, तो मेल और फीमेल में क्या होता है कि जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 46, दोनों में ही 46 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 46। 44 प्लस 2 अलग से होते हैं, 44 प्लस 2 अलग से होते हैं। अब ये जो 2 अलग से होते हैं ये कौन से होते हैं? अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में होते हैं XY, दोनों अलग अलग, और फीमेल में कौन से होते हैं? XX। कैसे होते हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम,
ये सब मैंने उसमें समझाया हुआ है वीडियो में, उसमें देख सकते हैं। इनको बोलते हैं हम ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, तो कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई। अगर इसको जोड़े में बात करते हैं तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, और इसको 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। इस तरह से ये क्या होते हैं आपके पास? क्रोमोसोम्स। जो ये 46वां जोड़ा होता है, सॉरी 23वां जोड़ा होता है, यानी कि 45 और 46 नंबर का, ये डिसाइड करता है कि मनुष्य में लिंग को निर्धारित कौन करता है? ये वाला जोड़ा। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि स्पर्म है, स्पर्म फर्टिलाइज हुआ ओवम के साथ। स्पर्म किसके साथ? ओवम के साथ। तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, सिंगल सेल। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, देखिए जो जनक है, मान लीजिए मेल है, क्या है? मेल। ये है फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, ये मेल है और ये क्या है? फीमेल। मेल के पास कितने होंगे? चलो मैं ही समझा देता हूँ अलग से। ये मेल है, ये फीमेल है। मेल के पास होंगे 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल के पास होंगे 44 प्लस एक्स एक्स। देखिए मेल के पास कितने होंगे? 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल के पास होंगे 44 प्लस एक्स एक्स। अब क्या होता है इसमें? दो क्या बनते हैं? दो बनते हैं क्या? स्पर्म। दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है क्या? ये गुणसूत्र 22 प्लस एक्स, और दूसरे में चला जाता है 22 प्लस वाई। यहाँ पर दो ओवम में डिवाइड होता है 22 प्लस एक्स, और दूसरे में भी 22 प्लस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? इसमें अलग और इसमें एक जैसा क्यों हुआ? बताइए क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र 46वां जोड़ा, 46वां जो था वो एक्स और वाई थे, और यहाँ पर क्या थे? एक्स एक्स। तो आधे इसमें आगे, 44 के आधे 22, 44 के आधे 22, एक आधा इसका यहाँ जाएगा एक्स, एक यहाँ जाएगा। इसमें एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ। तो इस तरह से जो क्या बना? जो ये बना युग्मक। क्या बना? युग्मक। उसके पास 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब देखिए क्या होता है, समझिए। ठीक है, हम अगर सिंपल लेके चले मेल और फीमेल की, ये है एक्स वाई मेल में, और फीमेल में क्या है? एक्स एक्स। 22 प्लस ऐड कर लेना बाद में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यदि ये x इस x से मिला तो क्या बनेगा? x x x x। मैंने बोल दिया लड़की होगी। आपने कहा आपको कैसे पता सर? मैंने कहा x x किसके पास था? देखिए ऊपर, ऊपर देखिए, ये रहा x x किसके पास था? फीमेल के। तो यहाँ पर जो लड़की क्या होगी? यहाँ पर लड़की होगी। क्या होगी? लड़की। तो इस केस में क्या होगी? लड़की। एक्स एक्स बना, क्या होगी? लड़की। दूसरा केस देखते हैं, इसका एक्स इसके एक्स से मिला, तो यहाँ पर भी एक्स एक्स बना, यहाँ पर भी क्या होगी? लड़की। क्या होगी? लड़की। तीसरा केस देखते हैं, तीसरे केस में इसका वाई इसके एक्स से मिला, तो क्या बना? एक्स वाई। यहाँ पर किसके कौन होगा? लड़का। कौन होगा? लड़का। और चौथे केस में देखिए क्या होगा कि इसका वाई इसके एक्स से मिलेगा, तो क्या बनेगा? एक्स वाई। यहाँ पर क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? लड़का। इस तरह से आप देखो कि 50% चांस किसके हैं? लड़का होने के, और 50% चांस किसके हैं? लड़की होने के। किसके हैं? लड़की होने के। तो इस तरह से निर्धारित होता है मनुष्य के अंदर लिंग। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? 44 प्लस, इसमें भी 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस, कहाँ से आता है? यहाँ से 22। ये है 22 प्लस एक्स, ये है 22 प्लस वाई, ये है 22 प्लस एक्स, और ये भी 22 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। ये हो गया हमारा, इसको नीचे ले आते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन हो गया, पोषण क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, मनुष्य में लिंग निर्धारण। एक क्वेश्चन बचा, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं समझाइए, और मानव नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो पहले पढ़ते हैं हम खाद्य श्रृंखला। किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। देखिए खाद्य श्रृंखला किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उपयोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को उपभोग करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को उपभोग करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। कैसे सर? देखिए इसका एग्जाम्पल होता है जैसे घास। घास को कौन खाएगा? हिरन। घास को कौन खाता है? हिरन। अब हिरन को कौन खा जाएगा? शेर। तो इस तरह से इनकी एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है। इसी क्रम में क्या रखना है? याद कि जो हिरन है वो किसको खाएगा? घास को। और शेर किसको खा जाएगा? हिरन को। या घास किसके द्वारा खाई जाएगी? हिरन के द्वारा। और हिरन को कौन खा जाएगा? शेर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, घास। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े किसको खाएंगे? घास को। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं किसको खाएंगे? घास को। चिड़िया उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाएगी। चिड़िया क्या करती है? उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का उपभोग करेगी। और जो बड़े बाज या गिद्ध होंगे वो किसको खा जाएंगे? चिड़िया को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है? संतुलन। देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं। भोज्य और भक्षक, खाने वाला और खिलाने वाला। और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। देखिए एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता इनको खाते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोग करते हैं किसका? उत्पादक का। जो प्रोड्यूसर है वो किसका? प्रोड्यूसर, इनको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक किसको बोलते हैं? हरे पौधे। प्रथम, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन कौन होंगे खाद्य श्रृंखला में? सबसे पहले उत्पादक। कौन होंगे? उत्पादक। उत्पादक के बाद उपभोक्ता। क्या होंगे? उपभोक्ता। और उपभोक्ता के बाद कौन होंगे? आपके अपघटनकर्ता, जो अपघटित करते हैं। अपघटनकर्ता, डीकम्पोजर। ठीक है। ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य रूप से संबंध रहते हैं। कैसे? अभी समझिए। आहार श्रृंखला में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते हैं। खाद्य श्रृंखला को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए समझिए, ये है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश या विकिरण ऊर्जा। इससे खाना बनाया किसने? प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ने सूर्य के प्रकाश से क्या बनाया? खाना। अब ये सूर्य के प्रकाश से जो खाना बनाया है उसको कौन खा जाएगा? देखिए ये कहलाते हैं आपके स्वयंपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी, क्योंकि ये खाना अपना स्वयं बनाएंगे। अब क्या होगा? जो उपभोक्ता होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जंतु व परजीवी पौधे। जैसे कि हम मान लीजिए शाकाहारी है, हम कुछ नहीं खाते मान लीजिए, लेकिन खा तो नहीं को तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता मनुष्य। चिड़िया, बाज कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं हम, शाकाहारी हैं। तो हम किसको खाएंगे? हरे पौधे को। किसको खाएंगे? हरे पौधे को, जिनको उत्पादक बोलते हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या आएगा? उपभोक्ता। क्या आएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक
प्राथमिक में कौन होगा, जैसे शाकाहारी होते हैं, वो किसको खाएंगे, केवल उत्पादक को। दूसरे में होता है द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं मांसाहारी। क्या बोलते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी जंतु। तो कौन होते हैं इसमें, शाकाहारी, और इसमें कौन होते हैं, मांसाहारी। और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता ये किसको खाते हैं, या तो मृत अवशेष या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि जो मरा हुआ अवशेष है उसको भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके बाद इन सब को सड़, ये मान लीजिए जो द्वितीयक श्रेणी के मांसाहारी जंतु हैं वो क्या हुए, मृत हो गए, उनका अवशेष बचा हुआ है, तो उनके अवशेष को धीरे धीरे कौन खत्म कर देगा, अपघटन करता, जैसे कवक और जीवाणु धीरे धीरे इनको क्या करते जाएंगे, इनको अपघटित करते जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से आई रासायनिक पदार्थ प्लस ऊर्जा, और ये किस में चली गई, वातावरण में। कहाँ चली गई, वातावरण में। तो आप देखेंगे तो इस तरह से ये प्रकृति के अंदर संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर, ये हमारा मॉडल पेपर ख़त्म होता है इसी के साथ ही। तो सभी दोस्तों में अपने मॉडल को शेयर कीजिए, इसके सॉल्यूशन को शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ।